आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेड़ों की, हरियाली की और पर्यावरण की। एक गीत बहुत पहले सुना हुआ था, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। ये गीत कई साल पुराना है और इससे भी पहले हम अगर देखें तो काफी पहले एक चिपको आंदोलन हम सुना करते थे, जब लोग पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उससे जाकर चिपक जाया करते थे। ये आंदोलन बहुत मशहूर हुआ है। अगर हाल ही की बात करें तो महाराष्ट्र में एक राजपथ का जब निर्माण हो रहा था और रास्ते में एक 400 साल पुराना बरगद का पेड़ आया, तो उसके लिए भी लोगों ने आंदोलन किया और वो सड़क वहां से मोड़कर उसके लिए दूसरा रास्ता निकाला गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों बालाघाट में। बालाघाट शहर से सटे हुए दो जंगल हैं और बहुत ही खूबसूरत वो जंगल हैं जहां पर लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं। एक तरह से हम ये कहें कि ऑक्सीजन का वो स्रोत है और बालाघाट के शहर के तमाम नागरिकों को वो बहुत प्रिय हैं। इन सटे हुए जंगलों को बचाने के लिए इन दिनों काफी बड़ी जद्दोजहद हो रही है, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। और खास बात यह है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो युवा कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ युवाओं से आज हम इस कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और साथ ही जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस कार्यक्रम में इस वक्त बात करेंगे मोहनीश, जो कि पर्यावरण को लेकर काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और इस पर उन्होंने एक थीसिस भी लिखी हुई है। बालाघाट के पर्यावरण और बालाघाट की इस वक्त की स्थिति को लेकर वो क्या सोचते हैं, हम उनसे जानेंगे। मोहनीश पिछोड़े हमारे साथ हैं। मोहनीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। मोहनीश, ये बताएं कि बालाघाट में जो इस वक्त चल रहा है, काफी युवा लगे हुए हैं, युवा ही नहीं बहुत बच्चे और कई लोग, संस्थाओं के लोग भी इस वक्त चाहते हैं कि वो जंगल बचे, क्योंकि वहां से एक बाईपास का निर्माण होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बालाघाट की सांसों को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए बालाघाट से सटे हुए जंगल कितने जरूरी है? जैसे सभी को पता है कि वनों को फेफड़े के रूप में जाना जाता है कि ये फेफड़े होते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। बालाघाट शहर की भी स्थिति ऐसी ही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जो वन है वो सागौन के हैं। अभी जो वर्तमान में बालाघाट में जो डेंजर रोड है, जिसे हम ऑक्सीजोन के नाम से भी अभी जानने लगे हैं, तो यहाँ पर जो कार्यवाही की जा रही है पीडब्ल्यूडी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो यहाँ पर जो है उसमें 650 से 700 पेड़ जो है उसे मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है, जिसकी कटाई होना है और रोड का, सड़क का चौड़ीकरण होना है। मगर जो ये 700 पेड़ हैं, इसमें सबसे अधिक संख्या जो है वो सागौन की है। और सागौन के बारे में आप पहले से जानते हैं कि सागौन जो है वो एक इमारती लकड़ी के रूप में पहले से जाना जाता है जी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन स्रोत का और सिंक का सबसे अच्छा माध्यम है सागौन। ये सागौन, जैसे सभी को पता है कि जो पेड़ है, ये पेड़ ऑक्सीजन हमें बहुत अच्छी हेल्दी एयर या ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। बट इसके अलावा एकमात्र सागौन का ऐसा पौधा है जो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को आप समझ सकते हैं आसान भाषा में कि वो कार्बन अवशोषित करता है। तो एकमात्र सागौन का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसमें उसकी हर एक भाग वो कार्बन को अवशोषित करता है। सबसे अधिक भाग जो ऊपर हवा में दिखने वाला जो पौधा है, अगर कोई पौधा है तो उसका जो तने वाला भाग है वो सबसे अधिक कार्बन को अवशोषित करता है। इसके बाद जड़, इसके बाद शाखाएं और फिर छाल, ये सभी के सभी ये पौधे का पूरा भाग जो है वो कार्बन अवशोषित करता है। सन 2013 में जब मैं कॉलेज में था तब एक प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने बालाघाट के गैर वन क्षेत्र में जो पाए जाने वाले सागौन के पौधे हैं और वृक्ष हैं
उनकी स्टडी की और एक लिमिटेड एरिया में हमने देखा था कि जितने पौधे रोपित किए गए हैं और जो अभी वृक्ष के रूप में है, तो उनके द्वारा प्रति वर्ष 3.70 लाख टन कार्बन का अवशोषण किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है कार्बन को अवशोषित करने के लिए। और इस आधार पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो गैर वन क्षेत्र है जहां पर सागौन पाए जाते हैं, उस आधार पर 330.6 करोड़ टन कार्बन का अवशोषण केवल सागौन के वृक्षों के द्वारा किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये कार्बन का अवशोषण करते हैं। 2013 में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 में जब ये हुआ था, उस समय में ये रिपोर्ट भारत की ओर से और साथ ही जो CSIR लैब, जो ऑथराइज्ड लैब है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो धनबाद में है, उसकी तरफ से ये जो डेटा है, ये डेटा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 में प्रदर्शित किया गया था। और ये एक लीगल और जेन्युइन डेटा है जो इसका एक स्टैटिकल फॉर्मूला होता है, उस स्टैटिकल फॉर्मूले के आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया और ये बताया गया कि जो बालाघाट में पाए जाने वाले गैर वन क्षेत्र में जो पाए जाने वाले सागौन है, तो इससे 3.7 लाख टन कार्बन का अवशोषण केवल सागौन के पौधे के द्वारा किया जा रहा है। तो डिंजर रोड की हम बात करते हैं तो डिंजर रोड में अभी जो है 700 पेड़ जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें मैक्सिमम जो पेड़ है बहुतायत में जो है वो सागौन के वृक्ष पाए जा रहे हैं। तो इसके द्वारा सागौन का आप सोच सकते हैं कि कितना कार्बन का अवशोषण इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आपको इसके बारे में बाकी चीजें पता है कि ये जो है हमको ग्रीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बालाघाट शहर एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का जहां पर इतने करीब में वन है और ये एक संरक्षित वन है, तो इसलिए यहाँ पर कटाई भी निषेध है एक अगर नियम की बात करें तो मेरे हिसाब से भी जो अभी बालाघाट की जो जनता है, जो अभी जो उनकी प्रतिक्रिया है कि वन नहीं कटने चाहिए, जो ये हमारा जोन है, ये ऑक्सीजन जोन है, हम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपना खेल कूद करते हैं वहां पर। और खास बात ये है कि अगर हमारे बालाघाट में अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको अगर घुमाने के परिदृश्य से देखें तो घुमाने के लिए हम लोग उसी क्षेत्र में लेकर जाते हैं कि आप चलिए बालाघाट में कितने करीब में ये जंगल है और बहुत खुशनुमा माहौल वहाँ। क्योंकि ये प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा जिला है जहाँ पर पेड़, हरियाली और कान्हा और सूखार और ऐसे जंगल लगे हुए हैं, नदी पहाड़ों का सुरम में पूरा क्षेत्र है, ढका हुआ है। मैं कहता हूँ कि हम इसका फायदा बहुत ज्यादा लेते हैं। हमारा गांव कंचई के पास है और वहाँ एक पहाड़ी है जिसको सात मोड़ाई नाम से वहाँ लोकल में जानते हैं, लोकल लोग, स्थानीय लोग। तो वो पहाड़ी अभी जैसे मानसून उतना सक्रिय नहीं भी है, उस स्थिति में भी लालबर्रा तक जो है वो पहाड़ियां और वहाँ के जो पेड़ हैं, जो बादल थोड़े स्थानीय जो क्लाउड होते हैं, लोकल जो सिस्टम बनता है, उसको वो बारिश में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ये आपको मतलब बहुत देखा हुआ और हमारा बचपन से हमने महसूस किया है। तो जो लोकल क्लाउड हैं जो कि तापमान से बन के ऊपर जाते हैं और वो उस पूरे एरिया को, कंजई लालबर्रा तक जो एरिया होता है भांडामुरी से लेके, वो पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल भिगो के रखते हैं और वहाँ बारिश की कमी नहीं है इस समय और धान की फसल बहुत अच्छी लहलहा रही है। तो मैं कहने का आशय ये है कि हम अगर प्रकृति के साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं और प्रकृति की जो संसाधन है उनको हम बचा के रखते हैं और बहुत थोड़े से विकास के नाम पर कि हम कोई सड़क बना लेंगे, कोई बहुत एक प्रोजेक्ट ला के जो है वो दिखा देंगे, बजाय इसके कि हम उनके संरक्षण में, हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं समझते हैं। वो पता नहीं किस गुमान में होते हैं, उनको लगता है कि विकास सड़क से ही होता है, विकास बिल्डिंगों से ही होता है। आज हमने देखा है कि प्रकृति की मार हम किस तरह से सह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा पर्यावरण पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है, हमारा क्लाइमेट चेंज हम झेल रहे हैं, हम कोरोना झेल रहे हैं, हम पता नहीं कितनी त्रासदियों को झेल रहे हैं और इंसान सबसे ज्यादा दुखी है। अगर नेचर की गोद में वो बैठा है तो ये वैसा ही है जैसे मतलब अपने घर को उजाड़ना।
तो जहाँ कहीं भी पेड़ कट रहे हैं इसकी तो बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, और पूरे जिले को जो है एकजुट होके आप सड़क बनाइए, खाली जगह है जहाँ पेड़ नहीं है उसको डाइवर्ट करिए। कई ऐसे उदाहरण सोशल मीडिया पे, ऐसे कई वीडियोस हमें देखने मिलते हैं कि वो पेड़ के लिए उन्होंने सड़क मोड़ दी, बिल्डिंग का एक हिस्सा उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। तो पेड़ों का इतना महत्व है, इसको समझना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए, हमारे अफसरों को समझना चाहिए। अफसर इस गुमान में नहीं रहे कि हम IAS पास करके आए हैं और सब पर हुकूमत करेंगे। हमारे नेताओं को ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि यार हमने तो एक बार चुन लिया है तो हम अब सारी गलत काम करने की हमको छूट दे दी गई है, जंगल को बंजर बना दें, प्रकृति के साथ सीधा खिलवाड़ करें। मुझे लगता है कि बालाघाट को मतलब अगर पूरे मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाए तो वो कम नहीं है, और वही स्थिति है। हम मतलब वहाँ कोई आज भी जो है हम अपने घरों में जाते हैं तो हमें पंखा से ज्यादा गर्मी में कूलर वूलर की जरूरत पड़ती है, कभी कोई AC और इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस क्लाइमेट को अगर हम बचाते हैं तो हम बहुत बड़ा काम करते हैं। मेरा यही कहना है कि कई, और मैं तो मतलब विनम्र अनुरोध करता हूँ वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और जो भी हमको सुनने वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो अपनी जिद छोड़े और उसको अगर जितना डाइवर्ट हो सकता है, कोई प्लान में किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है और करना ही चाहिए। मैं बालाघाट के सभी अपने फ्रेंड्स से कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जहाँ तक जैसा कि न्यूज मिल रही है कि जंगल को काटकर, बहुत सारे पेड़ों को काटकर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है, तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। जंगल को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। पेड़ है जिससे हम जी रहे हैं, हमें ऑक्सीजन हमारी उन्हीं से मिल रही है, और अगर वो कट जाएंगे तो आगे हमारे लिए तो सही, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। तो पर्यावरण को बचाना जरूरी है। साथ ही साथ हमें चाहिए कि अभी सीजन चल रहा है, हम सब पौधे उगाएं ताकि वो 5-6 साल बाद एक पेड़ बनके हमारे लिए, हमारे हमसे छोटों के लिए एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन का स्रोत बने। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं यूनुस खान, जिन्हें हम पापा भाई के नाम से भी जानते हैं, और इस आंदोलन में वो काफी सामने हैं और अग्रिम पंक्ति में नजर आ रहे हैं। यूनुस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। भाईजान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको मैंने देखा इस आंदोलन में काफी नजदीक से आप इससे जुड़े हुए हैं और अग्रिम पंक्ति में आप हैं। ये बताएं, इस अग्रिम पंक्ति में मुझे बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग भी नजर आ रहे हैं, और होना ये चाहिए था कि सत्ता पक्ष चूंकि इस आंदोलन के साथ है तो दरअसल आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि उनके जो सत्ता के नजदीक हैं, जो सत्ता पक्ष से हैं, उनके लिए तो बस 1 मिनट की बात है और ये सारे जो पेड़ काटने के आदेश हैं वो रद्द हो सकते हैं। क्या कारण है? जी सुधीर भाई, आपका सवाल जो आपने किया है यकीनन वो बिल्कुल सही सवाल है। बात असली में सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है। ये जो मुद्दा है जिसको बालाघाट शहर की जनता ने उठाया है, ये असली में राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारी ऑक्सीजन जोन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हकीकत में किस्मत से ये सत्ता पक्ष के लोगों ने इसको लीड किया है कि उसमें जो हमारी जो मौजूदा जो टीम वहां दिखती है उसमें ऐसा जान ले कि 50% लोग सत्ता से जुड़े हुई पार्टी के लोग हैं। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें या पास पड़ोस के 5-7 स्टेट में देखें, जिलों की तो बात छोड़ते, स्टेट में देखें तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां शहर के भीतर जंगल हो। अगर हम बस स्टैंड से देखें तो डेंजर रोड, जिस मुद्दे को लेकर अब ये पर्यावरण संरक्षण समिति आंदोलन कर रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये 1.5 किलोमीटर दूर है, और जिस जगह वो स्पॉट है वो वार्ड नंबर 33 है, तो वहां भी घर बने हुए हैं। तो बात यह है कि हम कोई भी लोग, शहर के लोग, रोड बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो पुराना रोड है, कच्चा था, कुछ 4-5 साल पहले PWD ने उसको डामर रोड करी है। उस वक्त भी थोड़े बहुत पेड़ कटे थे। आज की तारीख में वो रोड 3 मीटर डामर उस पर है।
और एकदम वर्टिकल रोड है, वो खड़ा है, उसका स्लोप मेंटेन नहीं है। अभी लोग वहां पर सुबह मॉर्निंग वॉक में बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोग वहां जाते हैं। और वर्तमान में वो बाईपास रोड उस पर बनना है, ऐसा प्रस्तावित शासन प्रशासन की तरफ से आया है। तो ये करीब 20-25 दिन पहले ये आम नागरिकों के ध्यान में ये बात आई कि यहाँ पर 450 पेड़ कटना है और यहाँ पर रोड बनना है। तो बस उसको लेकर ये जो है बालाघाट शहर की जनता जो है विचलित हो गई कि इतना प्यारा हरा भरा जंगल और शहर के अंदर, और उसमें भी वन्य प्राणी बहुत सारे हैं, जिसमें खास तौर से चीतल, हिरन तो बहुत हैं, मोर भी हैं। मोर की आवाज तो आप दिन में भी सुन सकते हैं, खरगोश हैं, और जो जीव जंतु जो होते हैं वो सारे लोग हैं। पर हमको जब वाइल्ड लाइफ हम जब देखते हैं तो हमारा आनंद विभोर हो जाते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से झूम उठते हैं कि हमारे शहर के पास नेचुरल वन्य जीव विचरण कर रहे हैं और स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। तो फिर जब अगर हम इन पेड़ों को काट देंगे तो हरियाली खत्म होगी, जो हमको ऑक्सीजन मिलना है उसमें कमी आ जाएगी, और ये जो वन्य जीव प्राणी हैं ये कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे। तो जो पर्यावरण प्रेमी है, जीव प्रेमी, वन्य प्राणियों से प्रेम करते हैं, ये सारे लोग जमा हुए और नूतन कला निकेतन में शहर की करीब 56 सामाजिक संस्थाओं ने इस पर मंथन किया कि आखिर क्या करना चाहिए, कि रोड की भी आवश्यकता है शहर को, इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो वर्तमान कलेक्टर हैं दीपक आर्य जी, इन्होंने यकीनन उस रोड को स्वीकृत कराने में, उसका बजट स्वीकृत कराने में, रोड तो पहले से स्वीकृत है, वो जो बजट बचा हुआ है करीब 4.5 करोड़ रुपए, और उसका खर्च करने के लिए रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और वो उसमें कामयाब भी हो गए हैं। तो ऐसी जो रिपोर्ट है कि वन विभाग ने उसमें 12 मीटर रोड का बनाने का अनुमति प्रदान किया है। तो जो रोड का टॉप होगा वो करीब 9 मीटर होगा, जिसमें 6 मीटर डामर होगा और 1.5 मीटर शोल्डर्स होंगे, बचा 3 मीटर वो बाकी स्लोप में जाएगा। तो बस शहर के लोग ये हैं कि ये ऑक्सीजन जोन है, ये नहीं कटना चाहिए, और वैकल्पिक हमने मार्ग उनको सुझाया है, उस पर सरकार को या जिला प्रशासन को अमल करना चाहिए। इसमें कोई किसी भी पक्ष को ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, ना सिविल सोसाइटी को और ना प्रशासन को। ये प्रशासन के लिए भी फायदेमंद है झाड़ों को बचाना, और जनता के हित के लिए भी, क्योंकि खुद शासन कई बार हमसे कहता है कि आप पेड़ लगाइए। मैं करीब 10 साल से गायत्री शक्तिपीठ के साथ पेड़ लगाने का काम कर रहा हूँ, तो पेड़ की अहमियत को भी जानता हूँ और उसकी उपयोगिता को भी जानता हूँ। और खुद मध्य प्रदेश शासन जो वर्तमान सरकार है, इसने तो एक मुहिम शुरू करी थी 16-17 में कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और नर्मदा बेसिन में उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इतने करोड़ पेड़ लगाना है। अरबों रुपए उसमें पब्लिक का खर्च हुआ, और उसमें नतीजा क्या है धरातल पे प्रदेश की पूरी जनता जानती है। बहुत इसमें पैसों की होली खेली गई, और उसका रिजल्ट जो है मेरी निगाह में तो शून्य है, क्योंकि उस अभियान में मैंने भी पेड़ लगाया था। भाईजान ये बताएं कि जो आपने बताया कि वैकल्पिक आपने और बहुत सारे लोगों ने ये सुझाया है, ये रोड जो है वैकल्पिक रूप से कहाँ से निकल सकता है, वो कौन सी जगह है जहां से ये रोड निकालने की बात हुई? हम इस आंदोलन को एक समिति बनाकर पैनापन देना चाहते हैं। तो हमारी समिति बनी है पर्यावरण संरक्षण समिति, जिसका हमने अध्यक्ष चुने डॉक्टर BM शरणागत को, और उसके सेक्रेटरी है अभय कोचर। फिर बाकी शहर की सारी संस्था उसमें इन्वॉल्व है, और सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो वैकल्पिक रोड एक सरकार के लेवल पर भी नेशनल हाईवे के रूप में चिन्हित हो चुका है। जो सिवनी 7 नंबर नेशनल हाईवे से वाया बालाघाट गोंदिया होते हुए कोहमारा नेशनल हाईवे 6 नंबर को कनेक्ट होता है। अब इसका नया नाम हो गया है एट प्रेजेंट। तो इसका जो बाईपास निकालने का जो मार्ग चिन्हित हुआ है नेशनल हाईवे का, वो सिवनी लालबर्रा होते हुए गर्रा चौक तक आता है।
और नदी के उस तरफ जो रेंगा टोला का जो चौराया है, वहां से ये जाता है रेंगा टोला को पार करके और सीधा वो छिंदी टोला बटरमारा के पास में जाके वो रोड निकलेगा और फिर वहां से वो रजेगांव से होते हुए जो बड़ा पुलिया बना है वो महाराष्ट्र को टच करेगा। तो जब ऑलरेडी वो रोड बनना है तो हम उसी मार्ग से जहां भी नदी के जिस भी मुहाने पे नया पुलिया तो बनेगा, नेशनल हाईवे बनेगा, वहां से डाइवर्ट करके हम गाड़ियों को इधर ला सकते हैं। एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग शहर की सारी जनता ने सुझाया है, वो है नवेगांव, बगदारा, भरवेली, बोदा, पाथरवाड़ा और जो कुमारी घाट पर जो पुलिया बन रहा है वहां से ये धपेरा होते हुए मोहगांव के पास, कनकी के पास जाके भी निकलता है, उसको ये कनेक्ट कर लें ताकि ये शहर के भीतर से बन जाए। वैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी रिंग रोड या बाईपास रोड शहर के अंदर से नहीं जाता, और मेरे प्यारे दोस्त ये पहला मार्ग होगा जो शहर के भीतर वार्ड नंबर 33 को क्रॉस करेगा। जी, तो ये बताएं ऐसा क्या कारण है कि ये जो बाईपास है या रिंग रोड है वो शहर के बीच से ही निकलने को मचल रहा है? अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम किसी के मुख्य कारणों पे तो नहीं जाते। हमारी जो समिति है उसका मुख्य कारण बस यही है कि ऑक्सीजन जोन जो हमारे यहाँ नेचुरल है, कुदरतन है, वो बना हुआ है और 1905 में वहां प्लांटेशन हुआ था। और अगर आप गंभीरता पूर्वक जब इसका पूरा अध्ययन करते हैं तो जिसका नाम अभी हम डेंजर रोड कहते हैं, ये एक्चुअली में वन विद्यालय जो है महाविद्यालय जिसको हम रेंजर कॉलेज कहते हैं, जब भारतवर्ष में रेंजर कॉलेज बनना था तो 3 जगह चिन्हित हुई थी, देहरादून, बालाघाट और एक कोई और जगह है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें बालाघाट शामिल था। और बच्चों को जो रेंजर कॉलेज में रेंजर की ट्रेनिंग लेंगे उनकी ये एक्चुअली में प्रयोगशाला थी कि वो स्टूडेंट को, वो छात्रों को पेड़ों का अध्ययन कराएंगे, ये पेड़ कौन सी प्रजाति का, एक पेड़ कौन सी प्रजाति का है। और उस वक्त यहाँ जंगली जानवर जो खूंखार थे वो बहुत हुआ करते थे, पहले घना जंगल था, कोई राष्ट्रीयकरण उतना ज्यादा हुआ नहीं था। तो उसी वक्त में अंग्रेजों ने इस जगह का नाम डेंजर जोन रखा था। तो वो डेंजर जोन जो था वो डेंजर रोड में तब्दील हो गया। और रेंजर कॉलेज की स्थिति आप बेहतर समझते हैं कि सरकार के संवेदनहीनता के कारण वो बंद होने की कगार पर है, बंद तो हुआ नहीं है। और रिजर्व फॉरेस्ट को भी आज शासन प्रशासन अपने कब्जे में ले रहा है। और अगर हम जैसे कल हमारी बैठक कलेक्टर साहब के साथ हुई थी पूरी समिति की, कलेक्टर साहब का एक उसमें कहना था कि रोड बनाने के लिए पेड़ तो कटेंगे। यकीनन ये बात सही है कि रोड जब बनेगी, कोई डेवलपमेंट का कार्य होगा तो पेड़ कटता है। ये बहुत छोटा एरिया शहर के अंदर है, काट तो देंगे, लगाने के लिए 100 साल लगेंगे। इस नेचुरल ऑक्सीजन को प्राप्त करने हमको 100 साल इंतजार करना पड़ेगा, भले ही उसके अगेंस्ट में शासन जमीन दे रहा हो। तो हमारा एक सवाल इस पे है जो आपके माध्यम से भी मैं उठाना चाहता हूँ कि यही रोड तो नेशनल हाईवे बैहर से गढ़ी को जो जाता है, जिसमें नेशनल पार्क कान्हा पड़ता है, और उस पर भी 22 किलोमीटर कान्हा बफर जोन के अंदर हाईवे रोड आता है, जो 20 साल से निरंतर पीडब्ल्यूडी उसको मांग करते रही। और आज भी वो मार्ग को 3 मीटर से 3.5 मीटर करने दिया गया। जो रोड की एजेंसी थी उनने 3 मीटर पे ही डामर किया है, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट था। तो अगर जब यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट में परमिशन मिल सकती है जो शहर का मार्ग है, तो नेशनल हाईवे जैसे मार्ग पर फिर परमिशन क्यों नहीं मिल सकती? तो यहाँ ये समझ में आता है कि सरकार का या प्रशासन का 2 मापदंड है, किसी एक जगह में आप पेड़ काटना चाहते हैं, दूसरी जगह में पेड़ नहीं काटना चाहते। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रोड है जो कि शहर के बीच से निकलना चाहता है, ये अपनी जिद छोड़कर बाईपास के रूप में या फिर बाईपास रिंग रोड के रूप में जाने को तैयार हो जाए और बालाघाट शहर के अंदर की जो हरी भरी वसुंधरा है ये बच जाए और बालाघाट उसी तरह हरा भरा रह सके जैसा वो, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। हम ये उम्मीद करते हैं एक नए विषय के साथ नई चर्चा में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दें।